हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू टॉक एंड हील। आज हम बात करने वाले हैं हम अपनी क्रेविंग्स कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते। मतलब ये क्रेविंग्स होती क्यों है यार। कभी चॉकलेट की तलब, कभी बस फोन चेक करते रहना, कभी कुछ और। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में कोई स्विच ऑन हो गया है जिसे ऑफ करना नामुमकिन सा है। एग्जैक्टली और सबसे आम रिएक्शन यही होता है कि मुझ में विल पावर ही नहीं है ना। मेरा खुद पर कंट्रोल ही नहीं है। हम इसे अक्सर एक पर्सनल फेलिंग की तरह देखते हैं। हाँ यार, बिल्कुल। लेकिन आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी का मामला नहीं है। इसके पीछे सॉलिड रीजंस हैं। हमारी ब्रेन की वायरिंग, हमारी साइकोलॉजी और यहाँ तक के इवोल्यूशन का भी हाथ है। अच्छा। हाँ, ये सारे फैक्टर्स मिलकर हमारी कॉन्शियस कोशिशों के अगेंस्ट काम करते हैं। वाओ, मतलब ये सिर्फ मन की कमजोरी नहीं है, इसके पीछे पूरा साइंस है। तो चलो फिर आज इसी की तह तक चलते हैं, पता लगाते हैं कि ऐसा क्या होता है हमारे अंदर जो हमें पता होते हुए भी कि ये चीज ठीक नहीं, उसी तरफ खींचता है। वो चॉकलेट बार हो या फोन की नोटिफिकेशन, ये पुल इतना स्ट्रांग क्यों है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ब्रेन से। मैंने सुना ये सारा खेल डोपामिन नाम के एक केमिकल का है। ये हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम चलाता है, हमें अच्छा फील कराता है। इज दैट राइट? हाँ, काफी हद तक डोपामिन इज सेंट्रल टू दिस। खास तौर पर ब्रेन का एक स्पेसिफिक सर्किट है जिसे मेसोलिम्बिक पाथवे कहते हैं। सिंपल टर्म्स में कहें तो ये ब्रेन का मेन रिवॉर्ड और मोटिवेशन हाईवे है। अच्छा, रिवॉर्ड हाईवे। हाँ, टेक्निकली ये वीटीए को न्यूक्लियस अकम्बेंस से जोड़ता है, पर नाम इम्पॉर्टेंट नहीं, काम इम्पॉर्टेंट है। ये सिस्टम इवॉल्व हुआ था हमें जिंदा रखने वाली एक्टिविटीज को इनकरेज करने के लिए, जैसे हाई कैलोरी खाना ढूंढना जब खाना कम था, या खतरे से बचना। मतलब सर्वाइवल के लिए। बिल्कुल। जब हमें कोई ऐसी चीज मिलती है जिसे ब्रेन रिवॉर्ड मानता है, डोपामिन रिलीज होता है, प्लेजर मिलता है और ब्रेन कहता है हाँ, ये दोबारा करना है। ओके, ये तो समझ आया। खाना खाया, अच्छा लगा, दोबारा खाओगे, सिंपल। बट क्रेविंग्स में क्या ट्विस्ट है? ट्विस्ट ये है, और ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, डोपामिन सिर्फ रिवॉर्ड मिलने पर नहीं, बल्कि रिवॉर्ड की उम्मीद में या उसके बारे में सोचने भर से रिलीज होने लगता है। क्या, सिर्फ सोचने से? हाँ, इसे कहते हैं एंटिसिपेटरी स्पाइक। मतलब आपने सिर्फ सोचा कि वो ठंडी कोक या इंस्टा पे क्या नया आया होगा, और डोपामिन रश शुरू। सीरियसली, सिर्फ सोचने से? मतलब विल पावर की लड़ाई तो शुरू होने से पहले ही मुश्किल हो गई। प्रिसाइसली, यही एंटिसिपेटरी डोपामिन रश क्रेविंग को इतनी पावरफुल मोटिवेशन में बदल देता है। ये सिर्फ चाहत नहीं रहती, एक जरूरत जैसी फील होने लगती है। बाप रे। और प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब ये एंशिएंट सर्वाइवल सिस्टम आज की मॉडर्न दुनिया से टकराता है। आजकल की चीजें हाइपर पैलेटेबल, प्रोसेस्ड फूड्स, एंडलेस सोशल मीडिया फीड्स, एडिक्टिव सब्सटेंसेस, ये सब सुपर स्टिमुलाई हैं। सुपर स्टिमुलाई मतलब नॉर्मल से ज्यादा स्टिमुलेटिंग? हाँ, मतलब ये हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को नेचुरल रिवॉर्ड से कहीं ज्यादा तेजी से और कहीं ज्यादा इंटेंसिटी से हाईजैक कर लेती हैं। हमारे एंसेस्टर्स ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। सुपर स्टिमुलाई, इंटरेस्टिंग टर्म। तो ये सिस्टम हमें रिवॉर्ड की तरफ खींच रहा है, बट ब्रेन का कोई हिस्सा तो होगा जो हमें रोकता है, सोच समझकर फैसला लेने में हेल्प करता है। वो जो कहता है नहीं यार ये मत कर। हाँ, बिल्कुल। आई थिंक उसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। हाँ, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, स्पेशली इसका एक हिस्सा जिसे डोर्सोलैटरल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो हमारे ब्रेन का सीईओ या ब्रेक पेडल है। यही हिस्सा प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, इम्पल्स कंट्रोल और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, ये सीईओ है। हाँ, ये लिम्बिक सिस्टम के मुझे अभी चाहिए वाले इम्पल्स को काउंटर करता है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? अगर ब्रेक है तो गाड़ी रुकनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि ये सीईओ या ब्रेक पेडल बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब इसे चलाने में ब्रेन की बहुत ज्यादा एनर्जी यानी मेटाबॉलिक रिसोर्सेज लगते हैं। ये हाई मेंटेनेंस है। अच्छा, मतलब जैसे फोन की बैटरी जल्दी ड्रेन होती है हेवी एप्स चलाने से, वैसे ही पीएफसी को यूज करने से ब्रेन की एनर्जी ड्रेन होती है। एग्जैक्टली, परफेक्ट एनालॉजी। जब हम थके हुए होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, भूखे होते हैं या मेंटली ड्रेन्ड होते हैं, जैसे पूरे दिन मुश्किल फैसले लेने के बाद, तो पीएफसी का फंक्शन सिग्निफिकेंटली कमजोर पड़ जाता है। उसकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। That's why willpower feels like a limited resource, because it literally draws upon resources that can get depleted. अब समझ आया। तभी शायद दिन भर खुद को रोकने के बाद शाम को सारी रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है। सुबह का रेजोल्यूशन रात तक हवा हो जाता है। इट्स नॉट जस्ट वीकनेस,
द ब्रेक इज एक्चुअली टायर्ड। प्रिसाइसली। दूसरी तरफ हमारा लिम्बिक सिस्टम जो इमोशंस और रिवॉर्ड्स को हैंडल करता है वो ज्यादातर ऑटोमेटिक है, लो मेंटेनेंस है, कम एनर्जी लेता है और पीएफसी से कहीं ज्यादा फास्ट है। तो जब ब्रेन में ये लड़ाई होती है, मुझे ये अभी चाहिए, लिम्बिक सिस्टम वर्सेस नहीं, ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए ठीक नहीं, पीएफसी, तो थका हुआ स्लो पीएफसी अक्सर फास्ट, ऑटोमेटिक और एनर्जेटिक लिम्बिक सिस्टम से हार जाता है, स्पेशली शाम को या स्ट्रेस के टाइम। ये थकावट वाली बात वाकई सोचने वाली है। तो क्या ये थियरी, जिसे शायद ईगो डिप्लीशन कहते हैं, सच में वैलिड है कि सेल्फ कंट्रोल एक मसल की तरह है जो यूज करने पर थक जाती है? हाँ, ईगो डिप्लीशन का कॉन्सेप्ट यही कहता है। हालांकि इस पर डिबेट भी है कि ये रिसोर्स डिप्लीशन है या मोटिवेशन शिफ्ट, पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यही बताता है कि सेल्फ कंट्रोल लिमिटेड फील होता है। सही बात है। आप दिन भर में जितने ज्यादा सेल्फ कंट्रोल वाले काम करते हैं, ऑफिस में फ्री डोनट्स को मना करना, बार बार फोन चेक करने की अर्ज को रेजिस्ट करना, बोरिंग रिपोर्ट पर फोकस बनाए रखना, ट्रैफिक में चिल्लाने से खुद को रोकना, आप अनजाने में अपना मेंटल एनर्जी या कंट्रोल का कोटा खर्च करते जाते हैं। तो शाम तक हमारा सीईओ एफटीसी थक कर सोफे पे पसर चुका है, लेकिन रिवॉर्ड सिस्टम पार्टी करने के लिए पूरी तरह रेडी है। एग्जैक्टली ये कोई सडन लैप्स ऑफ कैरेक्टर नहीं है, ये प्रिडिक्टेबल आउटकम है जब आपकी मेंटल रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, आपकी विल पावर की बैटरी लो हो चुकी है, इसीलिए लेट नाइट स्नैकिंग या इम्पल्सिव डिसीजन ज्यादा होते हैं। ओके, ब्रेन केमिस्ट्री और एनर्जी लेवल समझ आ गए, बट व्हाट अबाउट हैबिट्स? आदतें कैसे क्रेविंग्स को आउट ऑफ कंट्रोल करती हैं? कई बार तो लिटरली ऑटो पायलट पे काम हो जाता है। हैबिट्स क्रेविंग्स को ऑटोमेटिक बनाती हैं, ये हैबिट लूप में बनती है। क्यू यानी इशारा या ट्रिगर, रूटीन यानी वो काम जो आप करते हैं, रिवॉर्ड यानी जो ब्रेन को मिलता है। अच्छा, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। हाँ, जब ये लूप बार बार रिपीट होता है तो ब्रेन का एक हिस्सा बेसल गैंग्लिया इसे मेमोरी में स्टोर कर लेता है और ये ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर जैसे ही क्यू मिलता है, चाहे वो टाइम ऑफ डे हो, एक स्पेसिफिक मूड हो, कोई जगह हो या लोग हों, ब्रेन ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करने लगता है और क्रेविंग ट्रिगर हो जाती है बिना कॉन्शियस थॉट के। मतलब दिमाग सोचता भी नहीं, बस कर देता है। लाइक फोन उठाया और सीधा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगे, पता ही नहीं चला डिसीजन कब लिया। एग्जैक्टली ये कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग को बाईपास कर देता है। आप रूटीन परफॉर्म करते हुए खुद को पाते हैं विदाउट एक्टिवली डिसाइडिंग टू डू इट। खतरनाक है ये तो। और सबसे ट्रिकी बात यह है कि हैबिट्स प्रोसीजरल मेमोरी की तरह ब्रेन में डीपली इनग्रेन्ड हो जाती हैं, वो पूरी तरह मिटती नहीं है। आप सालों तक कोई हैबिट छोड़ दें, लेकिन पुराना क्यू मिलते ही क्रेविंग पूरी ताकत से वापस आ सकती है। इट्स लाइक अ हिडन पाथवे इन द ब्रेन ऑलवेज रेडी टू बी रीएक्टिवेटेड। ओके, ये तो काफी स्कैरी है। अच्छा, कई बार क्रेविंग फिजिकल नहीं लगती, इमोशनल लगती है, लाइक व्हेन फीलिंग लो, रीच फॉर समथिंग स्वीट। इसका क्या कनेक्शन है? Absolutely. A huge chunk of cravings are not about physical need, but about emotional regulation. जब हम स्ट्रेस, एंजाइटी, बोर्डम या लोनलीनेस फील करते हैं, तो हम नेचुरली ऐसी चीजें ढूंढते हैं जो इंस्टेंट कंफर्ट या रिलीफ दें। हाँ, कंफर्ट फूड। हाँ, स्ट्रेस में डबल वैमी होता है। पहला, जैसा हमने डिस्कस किया, सेल्फ कंट्रोल, पीएफसी कमजोर हो जाता है। दूसरा, रिवॉर्ड के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, ब्रेन रिलीफ देने वाली चीजों के लिए हाइपर अलर्ट हो जाता है। जैसे स्ट्रेस ईटिंग, चॉकलेट, आइसक्रीम या स्ट्रेस शॉपिंग। हाँ, इन्हें कंफर्ट सीकिंग बिहेवियर्स कहते हैं। ये भी उसी रिवॉर्ड पाथवे को एक्टिवेट करते हैं, डोपामीन रिलीज करते हैं और टेम्पररी मूड लिफ्ट करते हैं। ब्रेन क्विकली सीख लेता है कि क्रेविंग सेटिस्फाई करना इज एन इफेक्टिव दो शॉर्ट टर्म वे टू कोप विद नेगेटिव इमोशंस। भले ही बाद में बुरा लगे। हाँ, भले ही लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे ना हों। और जब इमोशंस बहुत इंटेंस होते हैं तो अमिगडाला, ब्रेन का इमोशनल अलार्म सिस्टम, पीएफसी के रैशनल थिंकिंग को हाईजैक कर सकता है। उस मोमेंट में क्रेविंग बिल्कुल अर्जेंट और नेसेसरी लगती है। लॉजिक गोज आउट द विंडो। मैंने ये भी सुना है कि किसी चीज को बहुत सख्ती से रिस्ट्रिक्ट करना, नेवर अगेन वाला रूल बनाना, एक्चुअली बैकफायर कर सकता है। लाइक डाइटिंग मेक्स यू क्रेव फॉरबिडन फूड्स इवन मोर। टोटली। इसे रिस्ट्रिक्शन पैराडॉक्स कहते हैं और इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। एक है साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस। ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब हमारी फ्रीडम छीनी जाती है या किसी चीज के लिए मना किया जाता है
तो वो चीज और ज्यादा डिजायरेबल लगने लगती है। फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट। हाँ, वही। डोंट थिंक ऑफ अ पिंक एलिफेंट और आप उसी के बारे में सोचने लगते हैं। हाँ, जैसे अगर मैं सोचूं कि चॉकलेट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, तो गारंटीड दिमाग में चॉकलेट ही घूमेगा। एग्जैक्टली। इसे आयरॉनिक प्रोसेस थ्योरी भी कहते हैं। आप उस थॉट को सप्रेस करने की कोशिश में एक्चुअली उसे अपनी वर्किंग मेमोरी में एक्टिव रखते हैं, मेकिंग इट मोर इंट्रूसिव। दूसरा फैक्टर है कॉग्निटिव लोड। कॉन्स्टेंटली खुद को रोकना और मॉनिटर करना ड्रेनिंग है, जैसा हमने ईगो डिप्लीशन में देखा। हाँ, और फिर आता है व्हाट द हेल इफेक्ट। अगर आपने एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया था, फॉर एग्जाम्पल नो शुगर एट ऑल, और वो रूल जरा सा ब्रेक हो गया, एग्जाम्पल यू एट वन कुकी, तो अक्सर ये थॉट आती है, स्क्रू इट, आई हैव ऑलरेडी फेल्ड, माइट एज वेल गो ऑल इन। अरे हाँ, ये तो होता है। अब तो खा ही लिया तो पूरा ही खा लो। बिल्कुल, और फिर आप पूरा पैकेट खा लेते हैं। ये ऑल और नथिंग थिंकिंग एक माइनर लैप्स को मेजर रीलैप्स में बदल देती है। ओके, ये रिस्ट्रिक्शन वाली बात तो काउंटर इंट्यूटिव है, बट मेक सेंस। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। हमारा आसपास का माहौल जो हम देखते, सुनते, सूंघते हैं, वो क्रेविंग्स को कितना ट्रिगर करता है? Immensely, probably way more than we realize. आज का modern environment is basically designed to trigger rewards and cravings. We are living in a craving-inducing world. फॉर एग्जाम्पल, Food ads everywhere, social media food porn. Yes, visual cues are incredibly powerful. सिर्फ एक डिलिशियस फूड की पिक्चर देखने से ब्रेन का गस्टेटरी कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो सकता है और डोपामीन रिलीज हो सकता है, ट्रिगरिंग अ क्रेविंग। हम कॉन्स्टेंटली एड्स, रेस्टोरेंट डिस्प्लेज, सोशल मीडिया फीड से घिरे हैं जो हमें चीज़ें डिज़ायर करने के लिए बने हैं। देन देर आर ऑल्फैक्टरी ट्रिगर्स, स्मेल्स, जैसे फ्रेश बेक्ड कुकीज़ या कॉफ़ी की स्मेल। ये हमारे रैशनल ब्रेन को बाईपास करके सीधे हमारे इमोशनल ब्रेन और मेमोरी सेंटर्स को हिट कर सकती हैं। हाँ, खुशबू से यादें जुड़ी होती हैं। बिल्कुल, एक पर्टिकुलर स्मेल किसी डीप सीटेड मेमोरी या पॉजिटिव एसोसिएशन से जुड़ी हो सकती है और इंस्टेंटली क्रेविंग जगा सकती है। एंड डोंट फॉरगेट कंटेक्चुअल क्यूज। स्पेसिफिक प्लेसेस जैसे सिनेमा में पॉपकॉर्न, टाइम्स ऑफ डे, लंच के बाद मीठे की क्रेविंग, सर्टन पीपल जिनके साथ पहले स्मोक करते थे, इवन साउंड्स लाइक अ फोन नोटिफिकेशन, ये सब स्पेसिफिक क्रेविंग्स के लिए लर्न्ड ट्रिगर्स बन सकते हैं, भले ही हमें उस चीज की जेन्युइन नीड न हो। मतलब हमारा एनवायरनमेंट हमें लगातार पुरानी आदतें और डिजायर्स याद दिलाता रहता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो एनवायरनमेंट भी एक बड़ा प्लेयर है। अब जो लोग एडिक्शन या प्रॉब्लमेटिक क्रेविंग से डील कर रहे हैं, उनके लिए एक और चैलेंज होता है, राइट? व्हेन दे ट्राई टू एब्सटेन बट स्लिप अप। यस, इट्स कॉल्ड द एब्स्टिनेंस वायोलेशन इफेक्ट, AVE। ये एक क्रूशियल साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। जब कोई पर्सन जो किसी चीज से परहेज कर रहा है और वो रूल ब्रेक कर देता है या क्रेविंग में गिव इन कर देता है, तो उन्हें अक्सर इंटेंस फीलिंग्स ऑफ शेम, गिल्ट और रिड्यूस सेल्फ एफिकेसी महसूस होती है। मतलब उन्हें लगता है कि वो फेल हो गए, उनमें कंट्रोल नहीं है। हाँ, वो सोचते हैं आई एम अ फेलियर, आई हैव नो कंट्रोल। और आयरनी ये है कि ये नेगेटिव फीलिंग्स, शेम, गिल्ट अक्सर और ज्यादा क्रेविंग ट्रिगर करती हैं। हाउ मेस्ड अप इज दैट? एग्जैक्टली, इट बिकम्स अ विशियस साइकिल। वो पर्सन शायद उन पेनफुल फीलिंग से बचने के लिए फिर से वही बिहेवियर करें, जैसे और ड्रिंक करना या और खाना। तो साइकिल ऐसा बन जाता है, क्रेविंग, लैप्स, इंटेंस गिल्ट, शेम, और ज्यादा क्रेविंग, गिल्ट से कोप करने के लिए रिलैप्स। बाप रे, मतलब चूक की इमोशनल कॉन्सिक्वेंसी अगली चूक का ट्रिगर बन जाती है। हाँ, मैन, सो मेनी हर्डल्स। डोपामीन प्लेइंग ट्रिक्स, एक थका हुआ पीएफसी, ऑटोमेटिक हैबिट्स, इमोशनल ट्रिगर्स, एनवायरमेंटल क्यूज, रिस्ट्रिक्शन पैराडॉक्स और ये एवीई साइकिल। ये तो क्रेविंग्स मैनेज करना लगभग इम्पॉसिबल लगता है। आर वी जस्ट स्लेव्स टू अ बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट? नो, डेफिनेटली नॉट। ये समझना कि क्रेविंग्स इतनी चैलेंजिंग क्यों हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वे इनसमाउंटेबल हैं या हम हेल्पलेस हैं। इनफैक्ट इन मैकेनिज्म्स को समझना ही उन्हें इफेक्टिवली मैनेज करने का पहला स्टेप है। अच्छा, कि ये है कि आप अपने ब्रेन के डिज़ाइन के साथ काम करें, न कि उसके खिलाफ लगातार ऐसी लड़ाई लड़ें जो फेल होने के लिए बनी है। वो लड़ाई थका देने वाली है। okay, so how do we work with the brain? If willpower alone isn't enough, what else is there? सिर्फ विल पावर पर डिपेंड करना ऐसा है जैसे बाल्टी से बाढ़ रोकने की कोशिश करना। ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज हैं अपने एनवायरनमेंट को बदलना, क्यूज का एक्सपोजर कम करें। जैसे? अगर आप टीवी देखते हुए स्नैकिंग करते हैं तो लिविंग रूम में स्नैक्स ना रखें। क्रेव्ड आइटम तक पहुंचना मुश्किल बना दे।
डिस्ट्रैक्टिंग एप्स को फ़ोन की होम स्क्रीन से हटा दें, नोटिफिकेशंस बंद कर दें। ये स्ट्रैटेजीज आपकी प्रेशियस विल पावर बचाती हैं। स्मार्ट। Another powerful tool is mindful awareness. जब क्रेविंग हो तो तुरंत एक्ट करने या उसे वायलेंटली फाइट करने के बजाय उसे क्यूरियोसिटी से, बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। उसे एक टेम्पररी सेंसेशन या थॉट पैटर्न की तरह नोटिस करें। अच्छा, ये क्रेविंग वाली फीलिंग फिर आ गई। उसे बस देखना है। हाँ, उसे एक्नॉलेज करें। अक्सर उसे सिर्फ एक लहर की तरह आते और जाते हुए देखने से उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है। आप सीखते हैं कि हर क्रेविंग पर एक्ट करना जरूरी नहीं है। And what about those ingrained habits, the automatic ones? Habit replacement is generally more effective than habit elimination. जैसा हमने कहा, पुरानी हैबिट्स के न्यूरल पाथवेज बने रहते हैं, लेकिन आप कॉन्शियसली उन्हीं पुराने क्यूज से जुड़े नए रूटीन्स बना सकते हैं जो हेल्दियर रिवॉर्ड दें। जैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर क्यू है फीलिंग स्ट्रेस्ड और रूटीन है ईट चॉकलेट, रिवॉर्ड टेम्पररी रिलीफ के लिए, तो आप स्ट्रेस फील होने पर 5 मिनट वॉक या डीप ब्रीदिंग का नया रूटीन ट्रेन कर सकते हैं रिड्यूस्ड स्ट्रेस के रिवॉर्ड के लिए। आप एसेंशियली पुराने पाथवे को रीडायरेक्ट कर रहे हैं। ओके, रीडायरेक्ट करना है, इरेज नहीं। हाँ, एंड क्रूशली एड्रेस द रूट कॉजेज। क्या आप क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड हैं? क्या अंडरलाइंग इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो रही? क्या नींद पूरी नहीं हो रही? क्या डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी है? इन फंडामेंटल्स को एड्रेस करने से क्रेविंग्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जड़ से कम होती है, बजाय सिर्फ सिम्टम से लड़ने के। ये ज़्यादा सस्टेनेबल है। ओके, तो समराइज करें तो हम क्रेविंग से इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वे अक्सर फास्ट, ऑटोमेटिक, सर्वाइवल फोकस्ड ब्रेन सिस्टम से आती हैं जो स्केर्सिटी की दुनिया के लिए डिजाइन हुए थे। और ये एंशिएंट सिस्टम्स अब अबंडेंस और डिलिबरेटली इंजीनियर्ड सुपर स्टिम्युलाई वाले एनवायरनमेंट से कॉन्स्टेंटली बम्बार्ड हो रहे हैं। हमारा स्लोअर, एनर्जी इंटेंसिव, रैशनल कंट्रोल सिस्टम पीएफसी आसानी से डिप्लीट हो जाता है, थक जाता है और स्ट्रेस, इमोशंस और एनवायरमेंटल क्यूज से ओवरवेल्म हो जाता है। So it's not really a personal failure or a design flaw in us, but more of an evolutionary mismatch. हमारा दिमाग वैसे ही काम कर रहा है जैसा उसे डिजाइन किया गया था, बस वो दुनिया बदल गई है जिसके लिए वो बना था। Precisely. And understanding this shifts the question from why am I so weak to how can I design my life, my environment, my routines, my coping mechanisms to work with my brain's tendencies instead of constantly fighting against them. And the answer lies less in brute force willpower and more in smart strategies. Environmental design, habit architecture, stress management और शायद सबसे importantly self-compassion, especially जब हम slip up करते हैं। Cravings शायद पूरी तरह eliminate न हो, they're part of being human, लेकिन उन्हें definitely manage किया जा सकता है। तो इस सब के बाद सोचने वाली बात ये है, ये समझ के क्रेविंग्स असल में कैसे काम करती हैं, ये हमारे पर्सनल गोल्स, चाहे वो हेल्थ, प्रोडक्टिविटी या रिलेशनशिप से जुड़े हों, उन्हें पाने के तरीके को कैसे बदल सकती है। अच्छा सवाल है। और क्या ये शायद समाज में एडिक्शन और कंजम्पशन जैसे मुद्दों को देखने के हमारे नजरिए को भी बदल सकती है? Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel, Talk and Heal. See ya!